3 बज चुके थे। सुरेश ने अभी अभी लंच किया था। खाने के बाद तबीयत में भारीपन सा आने लगा था। आराम करने की इच्छा बलवती हो उठी थी। टेबल पर रखी चंद फाइलें भी उनका इंतजार कर रही थी। 2 साल भी तो नहीं हुए थे वहां आए। प्रतिष्ठित पद और मुँह मांगे वेतन ने आखिरी उनके वर्षों के सब्र का बांध ही तोड़ दिया था। पुरानी नौकरी के साथ पुराने शहर और घर परिवार को छोड़ वह यहाँ आ ही बसा था। पत्नी ने बहुत समझाया, वो जवान होती बेटियों को लेकर भला वह कामकाजी महिला कैसे संभाल पाएगी अकेले। पर सुरेश पर तो एक ही धुन सवार थी, वह किसी भी हालत में एक मकान और एक मोटर तो लेनी ही है। पुरानी नौकरी खींच खांच कर चल रही थी। उसकी प्रतिभा की भी वहाँ कोई कदर नहीं थी। रूटीन काम, आधे दिन से ज्यादा छुट्टी, वह ज्यादातर वक्त घर पर ही बिता देता था। कामकाजी पत्नी को भी उसका घर से अधिकाधिक जुड़े रहना ही राहत देता था। बच्चियों को स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी सुरेश की थी। सब्जी राशन की जिम्मेदारी भी सुरेश की ही थी। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। शांत और स्थिर जीवन। इस पर शांत झील में पहली कंकरी उस दिन पड़ गई जिस दिन सुरेश की पत्नी अंजलि की छोटी बहन अपने पति और बच्चों के साथ नई कार में आई थी। उसका पति था बिजनेसमैन। चंद वर्षों में ही धनाढ्यों में शुमार हो गया था उसका नाम। अंजलि और सुरेश कहने को तो दोनों कमाते थे, पर मिला जुला कर बस ठीक ठाक चल रहा था। सुरेश के पास डिग्रियों की और प्रतिभा की कमी नहीं थी, पर एक ही शहर में दोनों को नौकरी मिली। नौकरी ने उसे कहीं हाथ पांव न मारने दिया। 19-20 साल गुजर चुके थे, साथ प्रेम पूर्वक रहते थे, पर रीता और उसके पति वैभव ने दोनों पति पत्नी को अंदर ही अंदर कहीं हिला दिया। बेटियों का हसरत से उनकी कार को निहारना, छू छू कर उनके कपड़े देखना, उनके सामान को आंखें फाड़ कर देखना, यह सब कहीं न कहीं अंजलि और सुरेश दोनों को छू गया था। उनके जाने के उपरांत दोनों पति पत्नी अपनी सारी जमा पूंजी का हिसाब करने बैठे। कुल मिलाकर भी एक नया मकान खरीदने की स्थिति में न थे। कार लेने का मतलब था मकान के प्लान को कई सालों तक मुलतवी करना। जीवन के प्रवाह में उन्होंने जाने कब खुद को निश्चिंत भाव से समर्पित कर दिया था। स्थित और शांत भाव से जिंदगी का गाड़ा चल रही थी, पर अचानक मन में दबी इज्जतों की पिटारी खुल गई थी, और इस मन की पिटारी के भीतर छिपे दुनिया भर के दर्द, गुबार और कमियां, शिकवे अचानक निकल कर बाहर आने लगे थे और हस्ती का एहसास कराने लगे थे उनकी जिंदगी में। तभी सुरेश एकदम से बनिया हो गया था। हर पल बैठे यही सोचता करता, कितना जोड़ा, कितना पाया अब तक, कितना और पाना है, कि इच्छा सहसा सूसा के मुँह की भांति बड़ी चली हो गई थी और उसमें समा गई थी उसकी शांति जिंदगी। आज सुरेश डायरेक्टर है एक इंस्टीट्यूट का। कार, बंगला, चपरासी, बावर्ची सब कुछ है उसके पास। इन सुविधाओं को जीने के लिए उसका परिवार उसके पास नहीं है। जिनके लिए उसने यह सब किया, वे जिंदगी की रूटीन तोड़कर उसके पास रहने नहीं आ सकते सिवाय छुट्टियों के। अंजलि अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी और बच्चियों का नाम उस प्रतिष्ठित स्कूल से हटवाकर दूसरी जगह ले जाना सिवाय मूर्खता के कुछ और न था। लिहाजा 2 साल से सबके सब छितराए से पड़े थे। सुरेश ने अपने घनिष्ठतम मित्र ठाकुर से आते जाते वादा लिया था कि उसकी अनुपस्थिति में वह घर की देखभाल करता रहेगा और बीवी बच्चों की पूछताछ करता रहेगा। वक्त बेवक्त आई परेशानियों में हल ढूंढने वाला कोई तो था, अन्यथा कहाँ कहाँ मारी फिरती ये तीनों महिलाएं। बीच में कई बार वह भी जाकर देख आया था। धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो गया था। घर की तरफ से निश्चिंत हुआ तो सुरेश ने अपनी स्थिति पर नजर डाली। शाम तक
तो संस्था के ढेरों व्यक्तियों कर्मचारियों के बीच सिर उठाने की भी फुर्सत न मिलती। पर बंगले पर लौटते ही एक उदासी सी घेर लेती थी। जिंदगी का एक लंबा अरसा जिसने भरे पूरे परिवार में बिताया हो, उसकी शामें ऐसी सुनी हो और रात उदास है, तो निश्चित ही वह छटपटा जाएगा। जो जो यह उदासी, अकेलापन, छटपटाहट बढ़ती गई, सुरेश थोड़ा खिन्न सा रहने लगा। फिर बैठकर बनियागिरी करने लगता। इतनी उपलब्धियों के लिए अपनी शांत जिंदगी और खुशहाल जिंदगी की कीमत देकर क्या उसने सचमुच कुछ हासिल किया है, या जुटाकर आया एक अनजाना सुख? क्या उसकी अपनी जिंदगी का कुछ मोल नहीं? क्या उसे खुश रहने का हक नहीं? और इन्हीं चिंतनों से गुजरता, शहर के लोगों से धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ाता वह एक क्लब का सदस्य भी हो गया। 1 साल होते वह जिंदगी अपनी इच्छा अनुसार बिताने लगा। अब समय काटने को न दौड़ता था। उसने हिस्सों में बांट लिया था अपने जीवन को। छुट्टियों में वह अंजलि और बच्चियों के पास होता, और छुट्टियों के बाद नीलोफर के साथ उसकी अपनी जिंदगी, अपने घंटे, अपने फुर्सतें। ऐसे ही फुर्सत की एक सुबह फोन की घंटी अचानक घनघनाने लगी। उसने दरबान को छोड़ बावर्ची और चपरासी सभी को छुट्टी दे रखी थी। अलसाया सा उसने फोन की ओर देखा। सुबह सुबह सुरेश की अनुपस्थिति में पितृतुल्य 40-45 की उम्र पार कर गया ठाकुर जाने कब और कैसे सुरेश की 18 वर्षीय बेटी को अपने सम्मोहन के जाल में फंसा गया। किसका फोन हो सकता है? कल रात ही तो अंजलि और बेटियों से बात हुई थी। इंस्टीट्यूट में आज छुट्टी थी, इसलिए उधर के किसी काम का फोन नहीं होना चाहिए। फोन उठाए या ना उठाए, कुछ देर सोचता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उठा ही लिया। शिप्रा को रात को बुखार था, कहीं बढ़ तो नहीं गया। हेलो, सुरेश स्पीकिंग। उधर से अंजलि की घबराई हुई आवाज आई। सुरेश, मैं अंजलि। और कहते कहते उसका गला रुंध गया। सुरेश घबरा गया और बोला, क्या बात है, क्या हुआ, जल्दी बतलाओ। कई सवाल एक सांस में पूछ गया। अंजलि धीरे धीरे सामान्य हुई और उसने जो कुछ सुरेश को बताया वह उसे सिर्फ न चौंका गया, वरन कई प्रश्न खड़े कर गया। सुरेश की अनुपस्थिति में पितृतुल्य 40-45 की उम्र पार कर गए ठाकुर जाने कब और कैसे सुरेश की 18 वर्षीय बेटी को अपने सम्मोहन के जाल में फंसा लिया। अंजलि को तो सपने में भी गुमान न था कि अंकल अंकल कहकर अंकल पर लट्टू होने वाली यह छोटी बच्ची इस तरह गुमराह हो जाएगी कि घर में ही खुला विद्रोह कर बैठेगी। रात ठाकुर घर पर ही ठहर गया था। छोटी बेटी शिप्रा को इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि अंजलि को भी उसका रुकना उचित लगा। जाने कब डॉक्टर बुला लाने की जरूरत हो। ठाकुर के पास गाड़ी भी थी। सबने मिलकर सुरेश से रात में बातें की। डॉक्टर की दी हुई दवा शिप्रा को दे सभी सोने चले गए। अंजलि शिप्रा के साथ थी। रात में शिप्रा को पानी देने जो उठी तो शिखा को देखती चलूं। शिखा अपने कमरे में न थी। ड्राइंग रूम में जाकर देखा तो पैर के नीचे धरती खिसक गई, माथा पीट लिया। शिखा को भरा बुला कहा तो ठाकुर को भी 100 गालियां दी। इस उम्र में यह और वह भी बेटी की उम्र की लड़की के साथ का रिश्ता, छी छी। खूब बवाल मचाया अंजलि ने, पर शिखा ने ही विद्रोह की बिगुल बजा दी। मैं अंकल के साथ ही रहना चाहूंगी। और सुबह होते ही अंजलि ने सुरेश को फोन किया। सारी बातें सुन सुरेश स्तब्ध रह गया।
यह क्या हो जाता है और कैसे हो जाता है? खासकर 40 की उम्र पार कर चुके पुरुषों में इस तरह का खतरनाक सम्मोहन क्यों बढ़ जाता है? मैं आज ही चलता हूँ, कहकर उसने हताश होकर रिसीवर रख दिया और मुड़कर अपने बिस्तर की ओर देखा। नींद में नीलोफर बड़ी ही प्यारी दिख रही थी।